हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सही स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमारे जो क्वेश्चन नंबर 8 तक थे, हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द मेथड दैट एमुलेट्स द यूनिक बायोमेट्रिक एट्रीब्यूट ऑफ एन इंडिविजुअल सो एज टू कन्फ्यूज द सिस्टम बिटवीन द आर्टिफैक्ट एंड द रियल बायोलॉजिकल टारगेट एंड गेन एक्सेस टू द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज। ये बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोई भी हमारे पास बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट, जैसे आपका थंब इम्प्रेशन हो गया, चाहे आपका फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, अगर हम उसको स्कैन करके बेसिकली हम उसका एक आर्टिफैक्ट तैयार कर देते हैं ना। रियल नहीं है वो, क्या आर्टिफैक्ट है, हम उसको आर्टिफैक्ट तैयार कर देते हैं। पर उसको किसी भी मशीन है, कोई भी बायोमेट्रिक मशीन है, उसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, उसमें हम एक्सेस ले लेते हैं। मतलब उसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं हमारे एक्सेस को। मतलब उसने हमें पहचाना नहीं कि हम क्या हैं, हम फेक हैं, आर्टिफैक्ट हैं, और उसने मशीन ने क्या किया, उसको पास कर दिया वहाँ से। और ये आप कहाँ पे देखेंगे ये सारी चीज़ें? जैसे आपने मूवीज़ देखी होंगी, जैसे कई मूवीज़ में चोर क्या करते हैं, जिसकी इन्होंने तिजोरी लूटनी होती है, तो उसके थंब इम्प्रेशन ले लेती है, और उसके थंब इम्प्रेशन से उसका जो तिजोरी होती है, उसके तिजोरी पे उसके थंब इम्प्रेशन वहाँ पे लगा देती है, और जो तिजोरी होती है वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। तो उस टाइम पे जो अटैक किया जाता है उसको भी हम क्या बोल देते हैं, बायोमेट्रिक स्पूफिंग हम बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन उसी के रिगार्डिंग था कि देखो, बायोमेट्रिक स्पूफिंग में सब चीज़ें आ जाती हैं। चाहे मैं आपकी फेशियल रिकॉग्निशन की बात कर लूँ, मतलब मान लो थे कल के किसी पर्सन ने आपकी हूबहू आपकी शक्ल का मास्क बना लिया, और उस मास्क के थ्रू जो मशीन है उसने क्या किया, आपको पास कर दिया, है ना। उसने आपके चेहरे को स्कैन किया और उसने उसको आपको पास कर दिया। तो वो भी किस टाइप का एक तरीके से मैकेनिज्म आ जाता है, उसको हम बोलते हैं बायोमेट्रिक स्पूफिंग। तो देखो, बायोमेट्रिक स्पूफिंग हो ना, समटाइम हम इसको प्रेजेंटेशन अटैक भी बोल देते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हो, क्योंकि जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी पढ़ी होती है तो उनको पता होता है ये टर्म ना काफ़ी बार रिपीट होती है। तो प्रेजेंटेशन हम क्या बोल देते हैं, इसको अटैक भी समटाइम बोल देते हैं, कि एक्चुअल में आप तो नहीं हो, पर आपको एक तरीके से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी हूबहू कॉपी करके कोई भी मशीन है, कोई भी बायोमेट्रिक मशीन है, उसको क्या किया जाता है, एक तरीके से पास करने का काम किया जाता है ना। उससे हम इंफॉर्मेशन आगे क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी सेंसिटिव जहाँ पे हमें अलाउड नहीं होता है वहाँ पे हम किसी दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी यूज़ करके हम वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जब आप बायोमेट्रिक स्पूफिंग की बात करते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी होती है, नोट करनी होती है। बाकी देखो, और क्या क्या चीज़ें हैं जो इससे मिलती जुलती पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम में। तो पूछा जाता है ऐसी कौन सी टर्म है जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, जो हमारे पास फॉर गोइंग ईमेल्स एड्रेसेस होती हैं, जिनको हमें अपीयर करना होता है कि वो हमें एक लेगिटिमेट सोर्स से आई हैं। तो इसको बोला जाता है ईमेल स्पूफिंग। जैसे हम मान लेते हैं कि मुझे अपने दोस्त को मेल भेजनी है, मैंने इसको बोला मैं आपको मेल भेज रहा हूँ, पर मेरी मेल थी, मान लेते हैं abc@gmail.com, है ना। ऐसे मेरी क्या थी, मेल थी। अब क्या किया, जो हैकर था उसने क्या किया, या फिर जिसने मतलब ईमेल स्पूफिंग की, उसने क्या किया, उसने मेल भेजी AB, और यहाँ पे हल्का सा स्पेस दे दिया, और यहाँ पे c@gmail.com, है ना। अब यहाँ पे क्या है, देखो देखने में दोनों बराबर लगी है, पर यहाँ पे क्या है, एक करेक्टर का यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया। तो मुझे क्या लगेगा, जैसे मान लो मैंने तो अभी उसको मेल भेजा नहीं, पर जिस हैकर ने मेरे दोस्त को मेल भेज दिया, तो मेरा दोस्त देख लेगा, अच्छा ये तो मेरे फ्रेंड से मेल आई है, तो इसको मैं देख लेता हूँ। और मान लेते हैं इसने जो इसकी ईमेल थी उसमें कोई वायरस डाल दिया, यहाँ पे कोई एक फ़ाइल अपलोड कर दिया जिसमें वायरस है। तो मेरा दोस्त क्या करेगा, इस फाइल को ओपन करेगा, क्योंकि उसको ट्रस्ट होगा मेरे पे कि मैंने एक अच्छी फाइल कुछ भेजी होगी जो मेरे काम की होगी। तो वो यहाँ पे उस फाइल को ओपन करेगा। जैसे अपने फाइल को ओपन करेगा तो उसका सिस्टम क्या किया कर लिया जाएगा, एक तरीके से हैक कर लिया जाएगा। तो देखो, ये जो चीज़ें होती हैं कि एक्चुअल में मैं नहीं हूँ, पर मेरी तरह ही एक मतलब मेरे से मिलती जुलती जो साइट थी वो, या फिर ईमेल थी, वो तैयार कर ली गई थी, और उसका इस्तेमाल किया गया था अपने आप को एक लीगल बताने के लिए, कि मैं जो हूँ, मैं लीगल सोर्स से आपको मेल कर रहा हूँ। और लीगल सोर्स कौन आ गया, हैकर मेरा इस्तेमाल कर रहा था मेरे दोस्त के साथ कोई भी एक्सवाइजेड क्राइम करने के लिए। तो जो इस टाइप की होती हैं ईमेल्स होती हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, ईमेल स्पूफिंग बोल देते हैं। जो इस टाइप की ईमेल अटैक होते हैं इसको हम ईमेल स्पूफिंग बोल देते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ईमेल स्पूफिंग, तो यही पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी टर्म है, या फिर ऐसे बोल दूँ कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर किस चीज़ के लिए, फॉरगिंग, है ना। फॉरगिंग एन ईमेल रिगार्डिंग, जैसे यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ गया, सिंपल कर देता हूँ, ईमेल एड्रेस टू मेक इट अपीयर। वो क्या करेगा, अपीयर करेगा किस तरीके से, एज इफ़ इट केम फ्रॉम, कि वो कहाँ से आ रहा है, मेरे दोस्त मतलब मेरे थ्रू आ रहा है, मेरे दोस्त को ये लगेगा, केम फ्रॉम अ
लेगिटिमेट। देखो टेक्निकल टर्म में बस ये चीज़ होती है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तभी मैं ये चीज़ें बता देता हूँ ईजी वे में, ताकि टेक्निकल शब्द भी आएँ तब भी आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओ। लेगिटिमेट सोर्स, अब लेगिटिमेट सोर्स कौन हुआ? मैं हुआ, और जो इसको भेजा जा रहा है वो कौन है? मेरा दोस्त है। फिर भेज कौन रहा है? जो ईमेल स्पूफ करके भेज रहा है वो कौन है? बीच का बंदा, वो हैकर है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने समझनी होती है और अंडरस्टैंड करनी होती हैं, है ना। बाकी देखो और कौन कौन सी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया ना प्रेजेंटेशनल अटैक, जहाँ पे जो मतलब क्लाइंट होता है या फिर जो भी यूज़र होता है उसके हम क्या कर लेते हैं, उसकी जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, या फिर उसके सिलिकॉन फिंगरप्रिंट्स को हम क्या कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं। स्कैन होने के बाद हम जो बायोमेट्रिक मशीन है उसके ऊपर उस थंब को रखते हैं, और उसकी जो अलमीरा वगैरह या फिर जो भी तिजोरी है वो हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो जो इस टाइप के जो अटैक्स होते हैं इसको हम क्या बोल देते हैं? बायोमेट्रिक स्पूफिंग, या फिर प्रेजेंटेशनल अटैक भी हम समटाइम इसको बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम साइबर सिक्योरिटी डिफेंस की बात करें, है ना, अगर साइबर सिक्योरिटी की डिफेंस टॉपिक आता है, वहाँ पे एक टर्म आती है कि एक ऐसा कौन सी टाइप ऑफ डिटेक्शन है ना, मतलब जो बड़े बड़े जो अधिकारी होती है ना उनको चेक किया जाता है, ठीक है, उनकी लाइवनेस डिटेक्शन की जाती है। लाइवनेस डिटेक्शन होती क्या है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं बेसिकली, ये ना जो मशीन होती है वो क्या करती है, आई मूवमेंट और जो टेम्परेचर होती है उसको चेक करती है कि जो पर्सन है या फिर जो फिंगरप्रिंट है वो फेक तो नहीं है ना। जैसे मैंने क्या बोला कि ऊपर तो मैंने आपको बायोमेट्रिक स्पूफिंग के बारे में बता दिया, पर लाइवनेस डिटेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आप मशीन के ऊपर अपना हाथ रखोगे तो वो आपके हाथ का टेम्परेचर देखेगा कि वो टेम्परेचर, मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी चीज़ के ऊपर, जैसे मैंने ऊपर देखा ऊपर क्या था, ऊपर सिलिकॉन मटेरियल था, सिलिकॉन मटेरियल के थ्रू आपने क्या किया, उसको मशीन के ऊपर रखा और मशीन ने उसको स्कैन किया और उसको आगे पास कर दिया। पर जो आपकी लाइवनेस डिटेक्शन होती है वो ये चीज़ देखती है कि जो आपने अंगूठा रखा है मशीन के ऊपर, उस अंगूठे में उसका टेम्परेचर कितना है, उसकी हीट कितनी है ना। और इसके अलावा मान लेते हैं कि हीट उसने चेक कर लिया, टेम्परेचर उसने चेक कर लिया, और ये देख लेता है कि जो सामने पर्सन है, जैसे बायोमेट्रिक की अगर हम बात करें तो वो सामने जो पर्सन है वो मूवमेंट कर रहा है, उसकी आंखें वगैरह मूव हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, है ना, कि उसकी आंखों का मूवमेंट का मतलब मैकेनिज़्म क्या है, कैसे उसकी आंखें वगैरह मूव हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या करता है, वो लाइव उसको चेक करता है ना, लाइव उसको चेक करता है, रियल टाइम में उसको चेक करता है। तो उस टाइप का जो डिटेक्शन होती है उसको बोलते हैं लाइवनेस डिटेक्शन। तो नोट कर सकते हो आप कि बेसिकली एक साइबर सिक्योरिटी का डिफेंस होता है एक तरीके से, जो ट्रैक करता है या फिर यूज़ करता है किस चीज़ को, आई मूवमेंट को, कि जो सामने वाला पर्सन है वो वही है कि कोई और तो नहीं है ना, वो चीज़ चेक करने के लिए। साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं कि जो पर्सन है जो अपना अंगूठा लगा रहा है, कि वो जो पर्सन है उसका टेम्परेचर भी चेक किया जाता है। इसके अलावा किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, टू डिटेक्ट द, इसे हम क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं किस चीज़ को, कि जो आइडेंटिटी है वो फेक तो नहीं है। तो फेक फिंगर प्रिंट हो सकता है आइडेंटिटी, या फिर फिंगरप्रिंट के अलावा फेस हो सकता है, जो मैंने अभी आपको समझाया ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो उस टेस्ट को बोला जाता है लाइवनेस डिटेक्शन। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी की, तो एक टर्म और आती है जो एग्ज़ाम में ही पूछी जाती है कि जब आप क्या करते हो, किसी सोर्स आईपी एड्रेस को ना उसको हाइड कर देते हो, और इसको बोल देते हैं कि जो सेंडर की आइडेंटिटी होती है उसको क्या बोला जाता है बेसिकली। मान लेते हैं कि मैंने अपना आईपी एड्रेस था मेरा 172.1.1.1, ऐसे मेरा एड्रेस था। पर क्या किया, जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन भेजी किसी रिसीवर के पास, तो ये किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू जा रही थी। तो जो एक बीच में एक पर्सन बैठा था, इसने क्या किया, इसने मेरे इन्फॉर्मेशन को, जो मेरा डाटा मैं भेज रहा था किसी दोस्त को अपने, उसने क्या किया, जो मेरा एड्रेस था, सेंडर एड्रेस था, उसने उस पैकेट को डिलीट कर दिया मेरे वाले को, और उसने क्या किया, उसकी जगह पे अपना एक एड्रेस भेज दिया, और उस एड्रेस में उसने जो ये एड्रेस था मेरे फ्रेंड वाला, उसने उसको वहाँ पे हटा दिया। ओके, तो जो इस टाइप का जो डाटा विदाउट एड्रेस वहाँ पे पहुँचा, तो इसको बोला जाता है आईपी स्पूफिंग, है ना। तो यहाँ पे बस आप ऐसे नोट कर सकते हो, एक टर्म आती है हमारे पास आईपी स्पूफिंग। तो देखो स्पूफिंग टर्म आपको अब समझ आ रही होगी कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें किसी पर्सन की आइडेंटिटी एक तरीके से यूटिलाइज करनी होती है। तो आईपी स्पूफिंग हम बोल देते हैं अल्टर करना, या फिर अल्टरिंग द सोर्स आईपी, कि जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो सोर्स कौन हूँ, मैं हूँ, तो अल्टरिंग द सोर्स आईपी एड्रेस
मतलब मेरे एड्रेस को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है कहाँ पे, इन अ नेटवर्क, नेटवर्क में उसको चेंज किया जाता है, या फिर नेटवर्क पैकेट आप बोल सकते हो। कि जब हमने OSI मॉडल पढ़ा था तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि नेटवर्क लेयर में हम जो डाटा भेजते हैं उसको पैकेट की फॉर्म में भेजते हैं। तो नेटवर्क पैकेट किस चीज़ के लिए, टू हाइड द सेंडर्स आइडेंटिटी, कि जो सेंडर है उसकी आइडेंटिटी को क्या किया जाता है, हाइड किया जाता है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, IP स्पूफिंग बोल देते हैं। कि अब इसमें पता नहीं होता है कि सेंडर कौन है, कि कौन इसको डाटा भेज रहा है आपके पास। ओके, इस चीज़ को बोला जाता है IP स्पूफिंग। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उसको भी आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट कर लेना है। बाकी देखो और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं कि अगर प्रैक्टिकल हम बात कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अगर एक अपना फेक वाईफाई नेटवर्क बना लेते हो, जैसे मैं एयरपोर्ट पे हूँ अभी, और एयरपोर्ट में मैंने एक नेटवर्क ओपन कर दिया, फ्री एयरपोर्ट वाईफाई, और आपने क्या किया, आपने उस नेटवर्क पे आप कनेक्ट हो गए। देखो हुआ कुछ नहीं, सिंपली मैंने अपना क्या किया, हॉटस्पॉट अपना ऑन कर दिया और वहाँ पे लिख दिया मैंने फ्री वाईफाई नेटवर्क। और आपने क्या किया, आपने मेरे नेटवर्क के ऊपर मतलब एक तरीके से रजिस्टर कर दिया। तो जो उस टाइप का एक तरीके से फेक वाईफाई नेटवर्क तैयार किया जाता है, इसके थ्रू आपका डाटा एक तरीके से निकाल लिया जाता है, तो उसको बोला जाता है ARP या फिर DNS स्पूफिंग। तो इसको हम ARP या फिर DNS, या फिर इसको समटाइम ना हम एक्सेस पॉइंट स्पूफिंग बोल देते हैं। एक्सेस पॉइंट आप समझते हैं ना, वाईफाई को ही हम बोल देते हैं एक्सेस पॉइंट। तो एक्सेस पॉइंट हम स्पूफिंग इसको समटाइम बोल देते हैं। या फिर इसी का दूसरा नाम होता है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, कि जब आप बेसिकली फेक वाईफाई नेटवर्क सेट करके किसी दूसरे का डाटा है उसको चुराने का काम करते हो, तो उसको इवल ट्विन भी बोला जाता है। काफ़ी अच्छी टर्म लगती है मेरे को, है ना, वैसे तो अच्छी नहीं है टर्म, पर वैसे अच्छी लगती है ना, इवल ट्विन करके जो आता है। तो हाँ, मतलब ट्विन अच्छी लगती है मुझे ना, ईवल तो वैसे नहीं है, पर ट्विन अच्छा लगता है थोड़ा सुनने में। तो एक्सेस पॉइंट स्पूफिंग को समटाइम ना ईवल ट्विन भी बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने क्या करनी है, नोट करके लिख लेनी है। बाकी फ़िशिंग वगैरह तो आपने पढ़ी हुई है, जैसे साइबर सिक्योरिटी जिसने पढ़ी होगी तो उसने छोटे-छोटे टर्म्स पढ़ी होंगी कि फ़िशिंग क्या होता है। फ़िशिंग होता है कि आप फ्रॉड कर रहे हो किसी के साथ कम्युनिकेशन करके। बेसिकली आप दूसरे पर्सन का जो डाटा होता है या फिर क्रेडेंशियल्स होते हैं उसको चुराने का काम करते हो, कोई डेज़िग्नेशन पर्सन बन के, है ना? तो उसको हम बोला जाता है स्पूफिंग। बाकी इसके अलावा फेशियल रिकॉग्निशन आता है हमारे पास, बायोमेट्रिक का, मालवेयर आपको पता ही है, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम को हार्म करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा ही। बाकी देखो जो हमारे पास रेटिना स्कैनर होते हैं, है ना, ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। हम बात कर लेते हैं एक रेटिना स्कैनर। रेटिना स्कैनर पता है ना, जो आपकी आंखों को स्कैन करेगा, मतलब आपके जो आंखों का रेटिना होता है उसको स्कैन करता है। तो रेटिना स्कैनर एग्जामिन कैसे करता है, मतलब कैसे वो वर्क करता है। बेसिकली ये हमारा जो ब्लड का जो पैटर्न होता है ना, या फिर जो हमारे पास ब्लड मतलब ब्लड का जो वेसल होता है उसके पैटर्न्स को क्या करता है, बेसिकली एग्जामिन करने का काम करता है। तो हमारा जो ब्लड वेसल पैटर्न होता है, और ये कहाँ पे करता है, एट द बैक ऑफ द आई, बैक ऑफ द आई, कि जो हमारा रेटिना है वो आंखों पे पीछे, मतलब वो कैसे वो चीज़ें मैकेनिज्म वर्क कर रहा है उसको स्कैन करने का काम करता है। कौन, हमारा रेटिना स्कैनर। जैसे आप एप्पल वगैरह के फ़ोन देखते हो ना, तो वो बेसिकली रेटिना स्कैनर के ही होते हैं वो सारे मैक्सिमम। तो ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी होती हैं, है ना। बाकी देखो इसके अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें चल पड़ती हैं, जैसे कई बार हम फ़ोटो देखते हैं तो 2D फेशियल स्पूफिंग भी हम कई बार बोल देते हैं। बाकी इसके अलावा हमारे पास मतलब जितनी आप सोच सकते हो वो सारी चीज़ें वहाँ पे चल पड़ती हैं। बायोमेट्रिक, डीप फेक, जैसे आप आजकल देखते हो कि आजकल आप देखते हो कि AI की हेल्प से आपकी आवाज़ है उसको भी चुरा लिया जाता है ना, तो उसको हम AI डीप फेक बोल देते हैं। तो ये सारी टर्म्स हैं जो आजकल लेटेस्ट चली हुई हैं, कि आपकी वॉइस को भी एक तरीके से मतलब कॉपी करके कोई पर्सन आपकी वॉइस के बिहाफ पे भी कुछ भी वहाँ से बुला देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो साइबर सिक्योरिटी में पूछी जाती हैं। बाकी एक टर्म आ जाती है इंपॉर्टेंट, इसको हम ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट हम बोल देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट हम इसको बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, बेसिकली एक अटैक होता है सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिसका मतलब अभी तक पता नहीं होता है, जो हमारा वेंडर होता है ना उसको पता नहीं होता है। तो जब उसके ऊपर मतलब उस वल्नरेबिलिटी के ऊपर अटैक किया जाता है तो उसको बोला जाता है एक तरीके से ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट हम इसको बोल देते हैं। तो नोट करना होगा, ऐसे नोट कर सकते हो कि एन अटैक ऑन अ सॉफ्टवेयर। हम क्या करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर अटैक करते हैं,
या फिर सॉफ्टवेयर की जो वर्नेबिलिटी होती है ना, वर्नेबिलिटी हम उसको बोलते हैं कमी बोलते हैं हिंदी में अगर बोलूँ ना, तो वर्नेबल को हम क्या बोलते हैं, कमी, कि उस सॉफ्टवेयर में कुछ कमी थी, उस कमी का मैंने फ़ायदा उठाया और मैंने क्या कर दिया, उस सॉफ्टवेयर को क्रैक कर दिया, हैक कर लिया उस सॉफ्टवेयर को, तो उसको बोला जाता है ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट। तो इसको कर लेना एन अटैक ऑन अ सॉफ्टवेयर, तो वर्नेबिलिटी, वर्नेबिलिटी किसके लिए, अननोन, जिसको मतलब पता नहीं होता है वेंडर को, अननोन टू द वेंडर। ओके, जिसने उसको बनाया उसको पता नहीं होता है कि ये बेसिकली वहाँ पे कमी है। तो जो उस टाइप के अटैक होते हैं उसको बोलते हैं ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारा डाटा, पता ऐसे ही पूछा था एसएससी या फिर जो भी एग्ज़ाम है अगले अगले जो मतलब टीसीएस करवाता है, चाहे कोई भी बैंकिंग के एग्ज़ाम है, वो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी प्रेफर करते हैं, क्योंकि थ्योरी आपको पता ही होनी चाहिए हर चीज़ की, जब भी आप पढ़ते हो ना किसी चीज़ को, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा भी और सारी चीज़ें चलती हैं, जैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन आप सभी को पता है ना। टू स्टेप वेरिफिकेशन आप आजकल सभी जगह देखते हो। इसी तरह एक हमारे पास और टर्म आती है एमएफए, जिसको हम बोल देते हैं, है ना। एमएफए किसको बोलते हैं, एमएस मतलब एमएफए ज़्यादा टफ नहीं है, इसको मल्टी, एफ से बन जाता है हमारे पास फैक्टर, और ए से हमारे बन जाता है ऑथेंटिकेशन। देखो ये वहाँ पे होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जहाँ पे एमएफए हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपकी वेरिफिकेशन होती है वो दो तरीके से होती है ना, मिनिमम दो या फिर इससे ज़्यादा भी, ठीक है, या फिर टू एंड मोर ऐसे कर सकते हो, टू एंड मोर, मतलब कम से कम दो तरीके से आपकी वेरिफिकेशन होती है, उसके अलावा दो से ज़्यादा भी हो सकती है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, मतलब मान लेते हैं पहले मैंने आपसे आपका पासवर्ड मांग लिया, आप मुझे बताओ आपका पासवर्ड ठीक है कि नहीं है। फिर सेकंड नंबर पे मैंने बोला कि अच्छा जो आपने पहले अपनी पास की अपनी बनाई थी, है ना। पास की क्या होती है, जो आपने मतलब अपने पासवर्ड के बिहाफ पे एक अपनी की बनाई होती है कि मैं ही उसको लॉगिन कर रहा हूँ, तो वो आपकी पास की होती है। तो आपकी मैंने पास की चेक कर ली, फिर ये मुझे डाउट हुआ तो मैंने बोला चलो यार अपनी फिंगरप्रिंट वहाँ पे लगा दो, कि अभी एक्चुअल में तो लास्ट में ऑप्शन यही बचता है कि आप ही हो, तो फिंगरप्रिंट लगा दो। तो मैंने बोला नहीं यार, फिंगरप्रिंट भी चलो कोई कॉपी कर सकता है, आप मुझे अपना फेस भी स्कैन करके बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक से ज़्यादा क्या कर दी वहाँ पे ऑथेंटिकेशन के फैक्टर लगा दी, तो इसको बोला जाता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होता है, सिर्फ दो स्टेप तक ही चेक किया जाता है, पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में एक से ज़्यादा आपसे चेक, एक तरीके से चेक रखे जाते हैं आपके, मिनिमम दो होते हैं, दो से ज़्यादा भी आप चेक रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है आपने, नोट करके लिख लेनी है। बाकी तो इसके अलावा ये काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं। अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने और चीज़ें पढ़ी थी, मैलिशियस सॉफ्टवेयर मैंने अलग अलग पढ़ाए हैं आपको, ट्रोजन हॉर्स के बारे में बताया हुआ है कि देखने को लगता है कि हाँ भाई मेरे लिए काफ़ी अच्छा है वो, पर बाद में जब आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो तब आपके सिस्टम में वो दिक्कत करने स्टार्ट कर देता है ना। तो लेगिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह वो वर्क करता है, पर होता नहीं है वो ऐसा, तो उसको हम ट्रोजन हॉर्स बोल देते हैं। बाकी रैंसमवेयर मैंने आपको बताया हुआ है। रैंसमवेयर बेसिकली एक ऐसा मालवेयर होता है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैंसमवेयर के, कि कैसा मालवेयर होता है जो क्या करता है, आपके सिस्टम को इनक्रिप्ट कर देता है, कोड कर देता है, उसके बाद आपसे क्या करता है, वो पैसे मांगता है कि मुझे पेमेंट दो, तभी मैं आपके सिस्टम को क्या करूँगा, अनलॉक करूँगा। लॉक कर देता है, बाद में उसको बोलेगा तभी मैं उसको क्या करूँगा, अनलॉक करूँगा, ओपन कर दूँगा। तो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो पैसे को डिमांड करते हैं, तो उसको बेसिकली रैंसमवेयर की कैटेगरी के अंदर हम रखते हैं। बाकी जैसे यहाँ पे एक टर्म आई थी, यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी बोली जाती है, तो क्रिप्टोग्राफी हम उस टर्म को बोलते हैं जहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि जो हिडन कोड्स हैं और जो इनक्रिप्शंस हैं उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, है ना, या फिर क्रिएटिंग ऑफ हिडन हिडन कोड और इनक्रिप्शन, उसको बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी छोटे छोटे टर्म्स आ जाती हैं, जैसे सोशल इंजीनियरिंग पूछी जाती है। तो सोशल इंजीनियरिंग होती क्या है, हम बेसिकली मैनिपुलेटिंग ह्यूमंस इनटू डाइविलिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो उसको सोशल इंजीनियरिंग बोल दिया जाता है। बाकी अलग अलग टाइप ऑफ अटैक्स होते हैं, जैसे डोस होता है ना, जिसको हम डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बोल देते हैं, जिसमें मतलब एक ही सर्वर के ऊपर क्या किया जाता है, मल्टीपल रिक्वेस्ट एक टाइम पे भेज दी जाती है, और मान लेते हैं कि ये सर्वर सिर्फ 10 यूज़र को ही हैंडल कर सकता है एक टाइम पे, और मैंने एक टाइम पे इसको 100 यूज़र दे दिए, तो इस टाइम पे ये सर्वर क्या होगा, ये सर्वर शट डाउन हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनी के जो सर्वर के बार बंद हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पे कौन सा अटैक किया जाता है उनके ऊपर, डॉस अटैक ही किया जाता है। तो चीज़ें हैं सारी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होती हैं ये सारी, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। ओके, और बाकी एआई के आने के बाद तो और काफ़ी इजी हो गई हैं, जो एक्चुअल में थोड़ा ये सारी चीज़ें जानते हैं उनको ये सारी चीज़ें अभी और अच्छे ढंग से उनको ईजी हो गया है बेसिकली, ऑब्वियसली, है ना। सिक्योरिटी
जो बग्स होते हैं उनको ढूंढना, कि उनमें किसी सॉफ्टवेयर के अंदर पास होना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जब आपको बेसिक आइडिया होता है इन सभी चीज़ों के बारे में। बाकी मैंने बता ही दिया कि ईवल ट्विन के बारे में पूछा था कि ईवल ट्विन क्या होता है नेटवर्किंग में। तो बेसिकली एक वाईफाई एक्सेस स्पूफ मतलब स्पूफिंग का तरीका होता है ना, ईवल ट्विन जिसको हम बोलते हैं। तो सारे पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं। तो नोट करने के साथ ईवल ट्विन मैंने आपको लिखवा दिया, अगर नहीं लिखा हो तो आप नोट कर लेना इसको। ईवल ट्विन को हम बोल देते हैं, एक हमारे पास तरीका होता है, रफ तरीका, रफ वाईफाई, क्योंकि ईवल ट्विन हमेशा रखना है वाईफाई का ही यूज़ करता है। तो वाईफाई को हम क्या बोल देते हैं, एक्सेस पॉइंट भी बोल देते हैं। तो रफ वाईफाई एक्सेस पॉइंट स्पूफिंग, इसके थ्रू आपका क्या किया जाता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैप्चर किया जाता है, स्पूफिंग। और ये कैसा दिखता है आपको कि वो सुरक्षित है, लेगिटिमेट है। जैसे मैंने वो एग्जांपल ले लिया ना कि मैं चला गया, मान लेते हैं कि मैं वहाँ पे चला गया, एयरपोर्ट में चला गया, और वहाँ पे मैंने अपने वाईफाई का नाम रख दिया मतलब एयरपोर्ट फ्री वाईफाई। तो आपको लगेगा अच्छा फ्री वाईफाई है एयरटेल का, तो मतलब सॉरी उसका एयरपोर्ट का फ्री वाईफाई है, तो उसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे आपने कनेक्ट किया तो उसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी आपकी जो मतलब इंफॉर्मेशन चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ पे देख सकता हूँ, है ना। उस चीज़ को बोला जाता है कि आपके लिए वो क्या है, लेगिटिमेट है, कि आप उसके लिए देखते हो कि हाँ भाई सर हमारे लिए वो एक तरीके से लीगल है ना, लेगिटिमेट है मेरे लिए, पर आपको इनडायरेक्टली वो क्या करेगा, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको कैप्चर करने का वो काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें अपने अंडरस्टैंड करनी होती हैं। ये सारी चीज़ें ना एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बायोमेट्रिक स्पूफिंग को हम एक तरीके से पस प्रेजेंटेशनल अटैक भी बोल देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आपने समझनी होती हैं। बाकी प्रेजेंटेशनल अटैक को ना डिटेक्ट करने के लिए एक तरीका आता है पैड, है ना, पैड को ही बोल दिया जाता है प्रेजेंटेशनल। ये लिखा ना यहाँ पे मैंने, एक सेकंड में यहाँ पे लिख के देता हूँ, प्रेजेंटेशनल। और ए से आपको पता ही है, ए से आप क्या करते हो, एक्सेस। और डी से आपका क्या बन जाएगा, डिटेंशन, है ना। डिटेंशन मतलब आप क्या कर रहे हो कि जो भी प्रेजेंटेशनल अटैक हो रहे हैं, बायोमेट्रिक अटैक हो रहे हैं, उसको मुझे डिटेक्ट करना है। उसको डिटेक्ट करने का तरीका होता है पैड। ये सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आपसे कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं, तो इनको ज़रूर आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी इसके अलावा कुछ और चीज़ें रहती होंगी तो हम उसको धीरे धीरे एक एक करके धीरे धीरे नॉलेज बेस आपका इंक्रीज करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज BDRE वर्जन 4 डिवेल्प। तो देखो BDRE हम बोलते क्या है, आपको नहीं पता होगा तो नोट कर लेना। BD हम बोल देते हैं ब्लू रे डिस्क को, ठीक है। इसको मैं हमेशा BLU कर देता हूँ, पर इसको आपने लिखना है BLU होता है, और यहाँ पे बन जाता है ब्लू रे, और ये बन जाता है हमारे पास डिस्क। और RE हमेशा याद रखना है, इसको बोलते हैं एक तो रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल, और ई से आपका बन जाता है इरेजेबल, इरेजेबल। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो जो इसका जो लेटेस्ट जो वर्जन था या फिर वर्जन 4.0 है, ये बेसिकली रिलीज़ हुआ था 2010 में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना। जो आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि जो हमारे पास BDRE का अगर कोई लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, इसका कोई लेटेस्ट वर्जन है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और वो वर्जन कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, उसकी लॉन्च डेट क्या थी, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्योंकि जितनी चीज़ें आप पढ़ेंगे, और ये भी मुझे बताएंगे कि फर्स्ट जो वर्जन था, फर्स्ट वर्जन कब आया था इसका, ठीक है, फर्स्ट वर्जन कब आया था, और जो फर्स्ट वर्जन था उसकी जो ईयर कौन सा था। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट है, जितना आप चीज़ें बताएंगे, जितना आप कमेंट करेंगे, उतना आपका नॉलेज बेस भी बढ़ेगा, प्लस जितना आप नॉलेज शेयर करेंगे, आपके साथ दूसरों का भी नॉलेज क्या होगा, गेन होगा। बाकी जो हमारे पास जो BD मतलब जो ब्लू रे डिस्क का जो हमारे पास फोर्थ वर्जन था यहाँ पे, ये 2010 में आया था। इसमें बेसिकली यह खूबी थी कि ये BD XL फॉर्मेट को सपोर्ट करता था। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें हम ना 100 GB से लेकर मतलब 128 GB तक ना हम डाटा लिख सकते थे इसमें। ओके, इसमें बस आप ऐसे नोट कर लेना कि इसमें सर हम 100 GB से लेकर अप्रोक्सीमेट 128 या 30 GB थी, है ना, 128 से 30 GB तक हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे डाटा स्टोर कर सकते थे। और क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, रिकॉर्डेबल है। रिकॉर्डेबल का मतलब है इसमें हम एक डाटा लिख भी सकते हैं, और मतलब रिकॉर्डेबल इरेजेबल का मतलब है डाटा री राइट कर सकते हैं। सिंपल इसमें आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे हम डाटा री राइट भी कर सकते हैं। तो ये नियर अबाउट ना जो वर्जन 4 है उसमें आप 100 GB तक भी डाटा क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपने क्या करने हैं, नोट कर लेने हैं।
बाकी इसके अलावा कुछ और पॉइंट अगर रहते होंगे तो उनको भी हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे धीरे धीरे करके। बाकी ब्लू रे डिस्क में हमने पढ़ ही लिया है ना, BD स्टैंड फॉर ब्लू रे डिस्क बोलते हैं। बाकी जो आपकी नॉर्मल जो आप देखते हो, क्योंकि मैंने जब आपको DVD वगैरह फिर कुछ पढ़ाई थी तो मैंने नॉर्मल आपको ब्लू रे डिस्क के बारे में बताया था कि अगर आप स्टैंडर्ड ब्लू रे डिस्क जो आपको घर में देखने को मिलती है ना, तो BD लिख रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखूंगा, तो BD मतलब नॉर्मल। और BD जो हमारी सिंगल लेयर की होती है, तो इसमें हम कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें आप नियर अबाउट 25 GB तक का डाटा स्टोर कर सकते हो। जैसे DVD में आप कितना कर सकते हो, DVD में आप 4.7 GB तक स्टोर कर सकते हो जब आप DVD की बात करते हो। वहीं जब आप ब्लू रे डिस्क की बात करते हो तो वहाँ पे सिंगल लेयर में 25 GB, और अगर वो डबल लेयर होगी तो उसमें आप कितना कर सकते हो, 50 GB तक डाटा क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। और जो ब्लू रे डिस्क होती है, इसको हम ब्लू रे डिस्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो उसका लेज़र होता है, क्योंकि जो भी हमारी ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं वो लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। तो जो हमारी ब्लू रे डिस्क होती है, जो उसकी लेज़र लाइट होती है वो आपको कैसी दिखेगी, एक तो आपको ब्लू दिखेगी, ब्लू के साथ ना थोड़ी हल्की सी वायलेट कलर की भी होती है। तो आपने दोनों नोट करना है, ब्लू वायलेट कलर की जो रेज होती है वो हम यूज़ करते हैं ब्लू रे डिस्क के अंदर। बाकी ऑप्टिकल डिस्क तो आपको मैंने बता ही दिया कि ऑप्टिकल डिस्क का जो डाटा होल्ड करती है ना, तो DVD BD उसके एग्जांपल आ जाते हैं। और देखो और क्या बन जाता है, अगर हम बात कर लेते हैं डुअल रे है ना, तो डुअल या फिर डबल, जिसको हम डुअल या फिर डबल बोल देते हैं, है ना, तो DL इसको लिख सकते हो। तो डबल नहीं लिखा होगा तो वहाँ पे ना एग्जाम में आपको डुअल लिखा होगा, तो वो हमारा 50 GB तक डाटा क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। RE की फुल फॉर्म अलग से पूछी जाती है कई बार, है ना, रिकॉर्डेबल हम इसको बोल देते हैं, है ना, रिकॉर्डेबल इरेजेबल बोल देते हैं। इसके अलावा ना एक BDR भी आता है, आपको अलग से आता है वो, एक BDR भी आती है। तो यहाँ पे देखो BD तो पता ही है, ब्लू रे बन जाता है, और R से आपका बन जाता है रिकॉर्डेबल। अब देखो जो चीज़ रिकॉर्डेबल है, रिकॉर्डेबल का मतलब क्या है, आप सिर्फ इसमें एक बार ही राइट कर सकते हो, ठीक है, राइट ओनली वंस। मतलब एक बार आपने इसमें डाटा डाल दिया, उसके बाद आप उसमें चाह के भी डाटा डिलीट करके दोबारा से डाटा नहीं डाल सकते, है ना। आप रीड तो काफ़ी बार कर सकते हो, मतलब उसके डाटा को काफ़ी बार पढ़ सकते हो, ठीक है, रीड मैनी टाइम्स, पर लिखना सिर्फ एक बार, राइट ओनली वंस। तो अभी हम इसको क्या बोलते हैं, BDR, ठीक है, रिकॉर्डेबल। और BDRW की रिकॉर्ड भी कर सकते हो और इरेज भी कर सकते हो, तो इनके नाम से ही काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। बाकी देखो पूछा जाता है कि जब हम लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो जो ब्लू रे होती है इसमें जो ब्लू वायलेट होती है, इसका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मतलब ना कौन सी वो यूज़ करती हैं, वेव लेंथ का यूज़ करती है। ये पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि बेटा कौन सी वो वेव लेंथ की लेज़र लाइट वो यूज़ करती है, तो आपने याद रखना है कि वो सर 405 ना, जो NM होता है, नैनोमीटर जिसको बोलते हैं, लिख लेना यहाँ पे। नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है ब्लू वायलेट कलर की, उसको यूज़ करती है कौन, हमारी ब्लू रे डिस्क। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इनको भी क्या करना है, आपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो 2000 से अगर आप पहले बात करो या फिर उसके बाद अगर बात करो, है ना, तो हम इसका मैक्सिमम यूज़ करते हैं ब्लू रे डिस्क का। इसके अलावा हमारे पास HD DVD भी आती थी हमारे पास, अगर किसी ने देखी होंगी, है ना। बाकी बात कर लेते हैं कि ब्लू रे बनाई किसने थी, जैसे हमने पहले देखा था ना कि हमारे जो CD वगैरह थी तो सोनी और फिलिप्स ने उसको बनाया था। तो वही जो हमारे पास मतलब ब्लू रे डिस्क थी, ये किसने बनाई थी, ये हमारी जो सोनी कंपनी थी। सारी चीज़ें आपने पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि बस आपने अभी यहाँ पे पढ़ी और आप उसको भूल गए। जो नोट कर रहे हैं डेली बच्चे, उनके लिए तो उनका डाटाबेस या फिर जो उनका नॉलेज लेवल होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो अगर आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, है ना? तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं समझना कि सर टाइम पास कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, टाइम पास नहीं है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बाकी जैसे इसका नाम जैसे BDRE, इसका मैंने बता ही दिया, इसका दूसरा नाम पूछा जाता है BDXL, हम इसको बोल देते हैं। और इसमें हम कितना डाटा स्टोर कर देते हैं, तो कई बार ना एग्जाम में लिखा होता है 100 GB, है ना, पर मैक्सिमम ना 128 GB तक भी इसको आप स्टोर कर सकते हो। तो जो भी एग्जाम में पूछा होगा कि मैक्सिमम आप कितना स्टोर कर सकते हो, मतलब जो आपका वर्जन 4 है, तो आप बोल देना उसमें सर हम उसमें 128 GB तक का डाटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती हैं। बाकी जो ब्लू रे डिस्क में ना एक कोटिंग की जाती है, क्योंकि अगर बात कर ही रहे हैं एक डिस्क के बारे में, तो उसका सारा जो भी डाटा इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट कर लो, है ना, क्योंकि आपको एक ही जगह पे वो डाटा मिल जाएगा तो ठीक रहेगा। तो ना अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे पास
ब्लू रे डिस्क होती हैं, BD डिस्क होती हैं, इसमें ना क्या किया जाता है, जो आपकी एक तरीके से ना क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्टिंग कोटिंग की जाती है, एक कोटिंग की जाती है, एक ना कोटिंग की जाती है इसके ब्लू रे डिस्क के ऊपर, है ना। तो उसकी वजह से वो क्या बन जाती है, जो डिस्क है हमारी, वो हमारी हाईली रेजिस्टेंस बन जाती है। एक तो पॉइंट ये पूछा जाता है कि हाईली रेजिस्टेंस वो बन जाती है जब हम कोटिंग कर देते हैं, है ना। और हाईली रेजिस्टेंस के साथ बेसिकली जो स्क्रैच होते हैं वो काफ़ी कम आते हैं, है ना। हाईली रेजिस्टेंस मतलब जो हमारे पास जो स्क्रैच वगैरह होते हैं, जैसे DVD पे काफ़ी इजीली स्क्रैच आ जाते हैं, पर ब्लू रे डिस्क के अंदर स्क्रैच काफ़ी जल्दी नहीं आते हैं, तो इसका मतलब वो हाईली रेजिस्टेंस होता है। तो जो वो कोटिंग की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस कोटिंग को बोला जाता है ड्यूराबिस। ओके, ड्यूराबिस कोटिंग उसको बोल देते हैं, या फिर समटाइम्स इसको हार्ड कोटिंग भी लिखा होता है वहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इसको भी क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी अगर कुछ और इम्पोर्टेंट डाटा होता होगा तो उसको हम बाद में देख लेंगे। बाकी अलग अलग टाइप की जो हमारे पास रेजोल्यूशन की वीडियोस आती हैं, जैसे हमारे पास अलग अलग DVD वगैरह थी, उसमें हम क्या कितना मतलब ऐसा था ना कि ऐसे आप देखते हो मुझे मूवी 4K में चाहिए, मुझे मूवी 2K में चाहिए, है ना, मुझे 1080 पिक्सल में चाहिए। तो जो हमारे पास मैक्सिमम रिजोल्यूशन थी जब हमारे पास सबसे पहले ब्लू रे डिस्क आई थी ना, जिसको मैं बोल रहा था ना, ब्लू रे डिस्क आपका जो वर्जन 1 था, जो आपको मैंने होमवर्क दिया है, तो उसमें ना ब्लू रे आपके पास जो डिस्क आपकी 1 थी उसमें, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आपकी स्टार्टिंग की जो आई थी, या फिर जो स्टैंडर्ड आपकी ब्लू रे डिस्क होती है, इसको कर लेना स्टैंडर्ड, हमारे पास जो ब्लू रे की डिस्क होती है, तो उसमें ना जो ओरिजिनली कितना वो एक तरीके से मैक्सिमम कितनी रेजोल्यूशन का डाटा वो स्टोर कर सकता था, ठीक है, कितना मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैक्सिमम कितना रेजोल्यूशन का डाटा, ठीक है। रेजोल्यूशन मतलब कितना वो बड़ा स्क्रीन पे दिख जाएगा, जैसे ये आगे रेजोल्यूशन मान लेते हैं, ये रेजोल्यूशन कितनी है हमारी, 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन है ना। तो वही बोला कि मैंने कितना वो रेजोल्यूशन का डाटा वो एक तरीके से हैंडल कर सकता था, तो वो कर सकता था आपके पास मैक्सिमम, इसको लिख लेना आप मैक्सिमम ना, तो ये करता था आपके पास फुल HD, ठीक है। इसको मैं एफ चलो वो लिख देता हूँ, फुल HD क्या कर सकता था वो, रेजोल्यूशन का डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकता था। और फुल HD को हम समटाइम ना 1080 पिक्सल भी बोल देते हैं। इसको नहीं पता होगा तो वो नोट कर लेना, जैसे यूट्यूब पे देखते हो ना वीडियो, मतलब 240, 320, 480, 720, फिर आप देखते हो 1080, तो 1080 को हम बोलते हैं फुल HD। ओके, जैसे कल को आपको कोई बोलेगा कि आपका जो डिवाइस है या आपकी जो स्क्रीन है वो फुल HD है, तो फुल HD मतलब वो 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन के ऊपर वो काम करती है। तो जो ब्लू रे डिस्क थी, जो स्टैंडर्ड ब्लू रे डिस्क है, वो 1080 पिक्सल का जो एक तरीके से स्टैंडर्ड है, या फिर जो रेजोल्यूशन है वो इतने रेजोल्यूशन के ऊपर वो काम करती है। वही अगर मैं बात कर लेता हूँ कि मेरी जो ब्लू रे डिस्क है, अगर वो एक तरीके से 4K को सपोर्ट करती है ना, जो हमारे पास 4K जो वीडियोज होती हैं, तो जो मतलब ऐसे बोल सकता हूँ कि जो फॉर्मेट सक्सीड होता है, जो स्टैंडर्ड ब्लू रे को 4K वीडियो में, 4K वीडियो से आगे जो चला जाता है, उसको हम बोल देते हैं Ultra HD ब्लू रे। ओके, ब्लू रे हम इसको बोल देते हैं, तो समटाइम्स इसको ऐसे लिखा जाता है UHD-BD, ठीक है। तो बेसिकली जो 4K की जो वीडियोज़ होती हैं उसको स्टोर करने के लिए हम इस ब्लू रे डिस्क का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने पहले भी कहीं ना कहीं डिस्कस की हुई हैं, जस्ट आपकी रिवीजन के लिए, ताकि आपको पता रहे, है ना। बाकी ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी होती हैं। बाकी देखो एक टर्म आती है, अगर हम बात करें ना DVD की, तो DVD में ना एक टर्म शायद आपने कहीं पढ़ी हो या सुनी हो कहीं ना कहीं, अगर आप न्यूज़ वगैरह भी देखते हो, तो वहाँ पे पूछा जाता है कि जो हमारे पास ब्लू रे डिस्क होती है ना, उनको ना कोड दिया जाता है। जो भी हमारे पास ना ब्लू रे डिस्क होती है, उनको क्या किया जाता है, उनको कोड वगैरह दिया जाता है ना। ब्लू रे डिस्क को हम क्या देते हैं, कोई ना कोई कोड देते हैं। तो जो हमारे पास जो कोड दिए जाते हैं, तो कोड कौन कौन से होते हैं, कोड A होता है, कोड B होता है, और कोड हमारा C होता है। तो जो हमारा इंडिया आता है ना, जो हमारा इंडिया का रीजन आता है, इंडिया का रीजन का जो कोड है वो C चलता है, ठीक है। इंडियन जो हमारा रीजन है, उसका जो ब्लू रे डिस्क का जो कोड चलता है वो चलता है हमारा C नंबर का कोड, है ना। या फिर इसको हम के टाइम क्या बोल देते हैं, रीजन C भी हम बोल देते हैं। तो सारी चीज़ें आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ब्लू रे डिस्क है वो कौन से, जो आपको आपके घर में आप यूज़ कर रहे हो,
तो बनाई गई हैं या फिर मैन्युफैक्चर की गई हैं, तो उसका जो सीरियल नंबर है या फिर एक तरीके से रजिस ये बोलते हैं ना रीजनल नंबर है, तो रीजनल कोड या फिर रीजनल कोड नहीं लिखा तो ऐसे कर सकना आप इसको ना, आप इसको कर लेना कि हमारे पास क्या है, रीजन का कोड है। तो रीजन जो हमारे पास एरिया है, हमारे एरिया का कोड कितना है, सी है इंडिया का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती हैं और पूछी जा सकती हैं। बाकी तो मैक्सिमम चीज़ें शायद हमने पहले कवर कर ही ली हैं। बाकी एक और टर्म पूछी जाती है, जैसे अलग अलग टाइप की एक्सटेंशंस होती है ना, तो वहीं एक वीडियो की भी एक्सटेंशन होती है जो एग्ज़ाम से पूछी जाती है कि ऐसा कौन सा वीडियो का ना कोडेक सिस्टम है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है अल्ट्रा एच डी ब्लू रेड के लिए। सिंपल बोल रहा हूँ मैं कि हमारे पास ऐसा कौन सा ना वीडियो का कोडिंग का सिस्टम है जिसको हम कोडेक बोल देते हैं, जो सबसे ज़्यादा मतलब यूज़ किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, हमारी जो अल्ट्रा एच डी ब्लू रे डिस्क होती है, अल्ट्रा एच डी ब्लू रे डिस्क, उसमें इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो वो कौन सा सिस्टम आ जाता है या फिर कौन सी एक्सटेंशन आ जाती है, उसको हम बोल देते हैं HEVC। ओके, और इसको आपने सम टाइम जैसे आपने कोई वीडियो फाइल देखी होगी या फिर मतलब वीडियो देखी होगी, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, H.265 करके होती है। तो जो H.265 है वो कौन सा होता है हमारे पास, HEVC ही हमारी एक्सटेंशन होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो उनको भी आपने क्या करना है, नोट करना है। वो कल को पूछ लिया जाए कि आप बताओ कि हमारे पास जो अल्ट्रा एच डी ब्लू रे डिस्क होती है, तो उसमें जो हम वीडियो स्टोर करते हैं, तो उसकी स्टोरिंग का जो बाय डिफ़ॉल्ट मैकेनिज़्म है वो कौन सा है हमारे पास, एक्सटेंशन कौन सी होती है, तो ये वाली हमारे यहाँ पे एक्सटेंशन होती है। इसको भी क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है ना। तो बाकी इसके अलावा तो काफ़ी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम देख लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आउटपुट डिवाइसेस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन अ परमानेंट रीडेबल फॉर्म। तो परमानेंट रीडेबल फॉर्म हमें कौन देता है, ऑब्वियसली प्रिंटर देता है। मतलब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम हार्ड कॉपी की बात कर रहे हैं। हार्ड कॉपी या फिर कैसा कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है परमानेंट रीडेबल फॉर्म के तरीके से, मतलब हार्ड कॉपी देने का काम करता है। तो वो हमारा एक तरीके से प्रिंटर हमारा बन जाता है। बाकी प्रिंटर हमने अलग अलग टाइप्स के पढ़े हुए हैं जस्ट रिवीजन के लिए। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो स्प्रे करता है टाइनी ड्रॉपलेट को, जो टाइनी छोटी छोटी बूंद होती है ना ड्रॉपलेट्स, उनको कौन सा प्रिंटर हमारा डिस्प्ले करता है या फिर कौन सा करता है उसको, तो वो हमारा इंकजेट होता है। बाकी इसके अलावा जो हमारे पास लेज़र प्रिंटर्स होते हैं उसमें जो ड्राई पाउडर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम टोनर बोल देते हैं। जो हमारे पास लेज़र प्रिंटर होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ड्राई पाउडर होता है, ठीक है, ड्राई पाउडर होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, टोनर बोल देते हैं। तभी आप जब प्रिंटर आपने कभी परचेज़ करोगे इन फ्यूचर, तो जब भी आपका प्रिंटर की इंक ख़त्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी ना, तो वहाँ पे आपको एरर आएगा एक मशीन के ऊपर कि आपका जो टोनर है वो कम कम हो गया, मतलब आपकी इंक है वो क्या होगी, कम होगी। वो ये कब आएगा, जब आपके पास लेज़र प्रिंटर होगा। बाकी और हमने अलग अलग टाइप के पढ़े थे, डेजी व्हील पढ़ा था, डॉट मैट्रिक्स पढ़ा था, है ना। तो वो सारे सारे हमारे पास किस कैटेगरी में आ जाते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर आ जाते हैं। इम्पैक्ट में हमारे पास जैसे हमने डेजी पढ़ा था, इसके अलावा हमने डॉट मैट्रिक्स पढ़ा था प्रिंटर, है ना। बाकी और हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो प्रिंटर्स होते हैं उनकी हम रेजोल्यूशन किस में मेज़र करते हैं। जैसे हमने स्क्रीन का तो देख लिया था, स्क्रीन की रेजोल्यूशन हम पिक्सल में देखते हैं, पर जो हमारे प्रिंटर्स होते हैं इनकी जो रेजोल्यूशन होती है वो हम किस में मेज़र करते हैं, डीपीआई में। तो यही कई बार पूछा आता है कि डीपीआई की फुल फॉर्म क्या आती है, तो डीपीआई को बोलते हैं डॉट्स पर इंच। कि एक छोटा सा आपका एरिया है, इस एरिया के अंदर कितने छोटे छोटे डॉट्स का आपने यूज़ किया है, जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे वो आपकी इमेज उतनी ही क्या होगी, अच्छी आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये प्रिंटर की क्या होती है, रेजोल्यूशन होती है। बाकी अगर बात कर लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कौन सा स्पेशलाइज्ड आउटपुट डिवाइस है जो हम बेसिकली आर्किटेक्ट या फिर जो इंजीनियर्स होते हैं या फिर जो आपके जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, जैसे अब एग्जैक्टली टर्म नहीं याद आ रही है, तो वो उसका यूज़ करते हैं, तो वो प्लॉटर का यूज़ करते हैं। तो प्लॉटर बेसिकली जहाँ पे भी आपको बड़ी बड़ी इमेजेस प्रिंट करवानी है या फिर वो करनी है, या फिर मैथमेटिकल अगर आपको बिल्डिंग्स वगैरह प्रिंट करवानी है, मैथमेटिकल मॉडल अगर आपको प्रिंट करवाने हैं, तो वहाँ पे आपको प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। तो प्लॉटर को याद रखना है कि जब भी हमें वेक्टर इमेजेस को प्रिंट करना होता है तो हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। बाकी इसके अलावा और अलग अलग टर्म्स चलती हैं, प्रिंटर की स्पीड चलती है ना, पीपीएम में चलती है हमारे पास, पेजेस पर मिनट में, लाइंस पर मिनट में, इसके अलावा कैरेक्टर पर सेकंड में। बाकी हमारे पास जो हम
बिलिंग मशीन या फिर एटीएम है जो हमें एक तरीके से पेपर मिलता है ना, तो वो किसका एग्जांपल आता है, हमारा थर्मल प्रिंटर का आता है। जैसे आपने एटीएम मशीन में, अब तो हम हर कोई जाता है एटीएम मशीन में, जब आप अपनी पेमेंट निकालते हो, पेमेंट निकालने के बाद आपको एक छोटी सी स्लिप निकलती है ना एक, है ना, तो वो स्लिप जो निकलती है तो उसके पीछे जो प्रिंटर लगा होता है वो थर्मल प्रिंटर होता है। कल को जैसे आप जाएंगे कहीं ना एटीएम में, अब आपको याद रखना है कि एटीएम में जो आपको जो पर्ची निकल के आती है ना एक, है ना, जिसके ऊपर लिखा होता है आपका ट्रांजेक्शन आईडी इतना है, आपका इतना है, तो वो किस टाइप का एग्जाम्पल आता है आपका, जो एटीएम के अंदर जो प्रिंटर निकालता है वो आपका थर्मल प्रिंटर होता है। ये सारी चीज़ें आपने हाँ नोट करनी होती है, अंडरस्टैंड करनी होती हैं। बाकी लेज़र प्रिंटर में अलग अलग मैकेनिज़्म होते हैं। जैसे पूछा होता है कि फ़ोटो सेंसिटिव ड्रम कहाँ लगा होता है, तो वो हमारा लेज़र प्रिंटर के अंदर लगा होता है। बाकी डॉट मैट्रिक्स का बस यही काफ़ी क्वेश्चन पूछा आता है कि डॉट मैट्रिक्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। हमारा जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो हम पढ़ते हैं, एक हमारा शायद 9 पिन का था, हाँ एक 9 पिन का है, और एक हमारा 24 पिन का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बेसिकली क्या करता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो क्या करता है, यूज़ करता है किस चीज़ का, ग्रिड ऑफ पिंस का। ग्रिड ऑफ पिंस का वो क्या करता है, यूज़ करता है, और ग्रिड ऑफ पिन को क्या करता है, स्ट्राइक करवाता है। स्ट्राइक किसके ऊपर, स्ट्राइक एन इंक्ड रिबन, या सॉरी स्ट्राइक ऑन इंक्ड रिबन। ठीक है, इंक्ड रिबन के ऊपर वो क्या करता है, उसको एक तरीके से स्ट्राइक करवाता है ना, मतलब जोरदार झटका देता है वहाँ पे उसके उनके पिन्स के ऊपर। अभी आप देखोगे ना डॉट मैट्रिक्स की पिन, तो ये आ गया आपका एक डॉट मैट्रिक्स की एक पिन आ गई। इस पिन के अंदर ना छोटी छोटी पिन्स लगी होती है ऐसे करके, ओके, और जिस पिन के ऊपर हथौड़े की पीछे से मतलब स्ट्राइक होती है, वो पिन क्या होता है, वो पिन आगे, जैसे मान लेते हैं उसको, मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ यहाँ पे हल्का सा। ये आ गया आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मान लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे लगा है हैमर, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं लगा हैमर। तो हैमर जहाँ पे जिस पिन के ऊपर हैमर स्ट्राइक हुआ, मान लेते हैं पहली पिन पे हुआ, इसके आगे लगा होगा आपका कौन सा, कलर की इंक। मान लेते हैं ये ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक येलो कलर की इंक मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा कौन सा आ गया, पेपर आ गया। ये मेरा आ गया पिंस, ओके। ये मेरा पीछे का जो पूरा हिस्सा है, ये मेरा बन गया हथौड़ा, हैमर। हैमर, हैमर के जो पिन थी, मुझे इस पिन के थ्रू मुझे कुछ प्रिंट करना था, तो ये वाली पिन के ऊपर क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ। ये वाली पिन आगे जाके कहाँ पे स्ट्राइक हुई, इस रिबन के ऊपर स्ट्राइक हुई। इस रिबन के ऊपर कौन सा कलर है, इस रिबन के ऊपर सर हमारा येलो कलर है। और येलो कलर है तो इसके आगे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास मेरा पेपर है, जहाँ पे मुझे ये इंक जो भी मतलब इम्प्रेशन होगा वो कहाँ पे छप जाएगा, मतलब जो ये पेपर वाला चीज़ है वो कहाँ पे छप जाएगी, यहाँ पे वो छप जाएगी। तो देखो कलर कौन सा है सर, कलर यहाँ पे आपका पिंक, सॉरी येलो कलर है, तो यहाँ पे मेरे पास पेपर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक छोटा सा येलो डॉट आ जाएगा, है ना। समझ आएगा कि यहाँ से हथौड़ा स्ट्राइक, हथौड़े ने पिन के ऊपर स्ट्राइक किया, पिन के आगे लगा था एक रिबन, मतलब एक तरीके से एक कलर लगा था। और कलर के थ्रू क्या हुआ, कलर का जो इम्प्रेशन है या फिर जो कलर का जो हिस्सा था जहाँ पे पेपर टच हुआ यहाँ पे आगे जाके, तो वहाँ पेपर के ऊपर क्या बन गया, एक कलर मेरा वहाँ पे प्रिंट होके आ गया। तो ऐसे करके जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, नोट करनी है। बाकी इसके अलावा कोई और चीज़ें अगर रहती होंगी तो उनको भी हम नोट कर लेंगे। और मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर की हुई हैं प्रिंटर्स की, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैक्सिमम हमने चीज़ें कवर की हुई हैं। तो बाकी अलग अलग टाइप के प्रिंटर होते हैं, जैसे नॉर्मल प्रिंटर होता है हमारे पास, एमएफपी प्रिंटर होता है, मल्टी फंक्शन प्रिंटर होता है, जहाँ पे आप प्रिंटर और स्कैनर का सभी का काम एक ही जगह पे कर सकते हो, है ना, जिसको मैंने शायद पहले बताया भी था आपके पास। एमएफपी प्रिंटर होते हैं, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल हमारे पास प्रिंटर्स होते हैं, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू आप प्रिंट भी कर सकते हो, इसके थ्रू आप स्कैन भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, है ना। तो अब हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टी, एक तरीके से फंक्शनल प्रिंट बोलते हैं। स्कैन कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, फैक्स भेज सकते हो किसी को, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो वहाँ पर। तो इनको भी आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो और कोई चीज़ रहती होंगी तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। और मैक्सिमम चीज़ें हमने करी हुई हैं कि अलग अलग टाइप्स के प्रिंटर्स होते हैं, वाईफाई का प्रिंटर भी होता है, डायरेक्टली यूएसबी पे वर्क करते हैं वो प्रिंटर भी होते हैं। जब एक डॉक्यूमेंट भेजा जाता है प्रिंटर के पास और वो थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है, तो वो कहाँ पे रुकता है, तो वो क्यू में रुक जाता है। तो क्वी को समटाइम हम क्या बोल देते हैं, प्रिंटर का स्पॉइलर एरिया बोल देते हैं, या फिर स्पूलर एरिया हम बोल देते हैं। तो स्पूलर एरिया जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है
डॉक्यूमेंट को क्या किया जाता है, वेट करवाया जाता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जब भी डॉक्यूमेंट भेजा जाता है किसी भी यूज़र के द्वारा, तो वो टेम्परेरी कहाँ पे स्टोर हो जाता है, प्रिंटर के स्पूलर में सेव हो जाता है। उसके बाद जैसे उसका नंबर आता है तो वहाँ पे उसके बाद आगे जाके वो अपना प्रिंट निकाल देता है, तो प्रिंट स्पूलर भी बोल देता है। और स्पूलर की फुल फॉर्म पूछी पूछी जाती है एग्ज़ाम में। ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं पूछी गई हैं एग्ज़ाम में, तो उनको भी क्या करना है, आपने नोट करना है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर जनरेशन और उनकी स्पीड। ये हमने क्वेश्चन काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, ये जस्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप देख लो। इसका कौन सा राइट आंसर होगा वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। ये हमने डिस्कस किया हुआ है, जस्ट आपकी इनकी शायद हमने 2-3 बार डिस्कस किया हुआ। अब आप मुझे खुद बताएंगे कि व्हाट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस, कि फर्स्ट जनरेशन में कितनी कंप्यूटिंग स्पीड होती थी, सेकंड में कितनी होती थी, थर्ड में कितनी होती थी, और फोर्थ में हमारे पास कितनी होती थी। तो ये सारा आपके लिए रहेगा होमवर्क। बाकी इसके अलावा अगर आपको रिवीजन करवानी है तो रिवीजन जैसे फर्स्ट जनरेशन में हम एनियाक का यूज़ करते थे, या फिर एनियाक वाला जो सिस्टम होते थे वहाँ पे हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। सेकंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे। थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज़ करते थे। फोर्थ जनरेशन में हम एलएसआई या फिर वीएलएसआई का यूज़ करते थे। फिफ्थ जनरेशन में हम एआई का स्टार्ट कर दिया था हमने, है ना। बाकी इसके अलावा फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन हम बोल देते हैं। बाकी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी जनरेशन है जहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्टन और कबोल आ गई थी, तो वो हमारी सेकंड जनरेशन में आ गई थी। मशीन लैंग्वेज हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में आई थी, मशीन लैंग्वेज जिसकी हम बात कर लेते हैं। बाकी पंच कार्ड बेसिकली सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ किए जाते थे, है ना। पंच कार्ड जिसको किसने बनाया था, हरमत होलित ने। देखो, पंच कार्ड फॉर कंप्यूटर एंड पंच कार्ड नॉर्मल नॉर्मल बनाया था जोसेफ मैरी जैकर्ड ने। पर पंच कार्ड जब बात आती है कंप्यूटर्स की, तो वो बनाया था हरमत होलित ने। ये मैंने आपको पॉइंट पहले भी समझाए हैं। हरमन होलित के द्वारा इनको बनाया गया था जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं। और पंच कार्ड सबसे ज़्यादा कौन से जनरेशन में यूज़ हुआ है, एक तो फर्स्ट में यूज़ हुआ है और एक हमारा सेकंड जनरेशन में पंच कार्ड का यूज़ किया है। तो ये भी पूछा जाता है कि पंच कार्ड कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए थे, तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में यूज़ किए थे। जैसे हम थर्ड जनरेशन में आए थे तो वहाँ पे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आने स्टार्ट हो गए थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से जनरेशन में आया था, हमारा थर्ड जनरेशन में आया था। बाकी हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे नॉर्मल पीसी वगैरह आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, तो ये हमारे फोर्थ जनरेशन में आना स्टार्ट हो गए थे। बाकी जो हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था, या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड जो सिस्टम थे, वो किसके थे, एप्पल का था। एप्पल का जो मैक सिस्टम था जिसको मैकिनटॉश बोला जाता है, तो ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में बिलोंग करने वाला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था, है ना। जहाँ पे मतलब आप माउस का यूज़ करते थे इस सिस्टम को चलाने के लिए। तो ये एप्पल के द्वारा दिया गया है। बाकी मैंने काफ़ी क्वेश्चन और भी पूछे थे आपसे, जैसे आईबीएम मैंने 360 आपसे पूछा था बच्चों से काफ़ी बार, तो उन्होंने राइट आंसर दिया कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है आईबीएम 360, तो ये थर्ड जनरेशन को बिलोंग किया जाता है। आईसी वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। आईसी वगैरह हम कहाँ पढ़ते हैं, आईसी हम थर्ड जनरेशन में पढ़ते हैं। किसने इसको बनाया था, जैक किलीबी ने इसको बनाया था। देखो, बार बार रिपीट करने का मोटिव यही है कि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें बैठ जाए। जैक किलीबी और हमारे पास रॉबर्ट नोइस, तो इनके द्वारा क्या बनाया गया था, आईसीस का बनाया गया था। बाकी हम बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक कोर मेमोरी, जैसे पूछा जाता है अलग अलग टाइप की जो मेमोरीज होती है, तो मैग्नेटिक कोर हम यूज़ करते थे सेकंड जनरेशन में। मैग्नेटिक कोर, देखो बार बार मैं तभी रिपीट कर रहा हूँ ताकि जिसने ये चीज़ें पढ़ी हैं उसको ये चीज़ें ऐसे याद हो जाएं कि बस सर क्वेश्चन एक बार पेपर में आ जाए हम टिक कर देंगे। फर्स्ट जनरेशन में हम किसके पढ़ते हैं, फर्स्ट जनरेशन में हम मैग्नेटिक ड्रम पढ़ते हैं। मैग्नेटिक ड्रम हम पढ़ लेते हैं कब, हम जब फर्स्ट जनरेशन की हम बात करते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती हैं। बाकी फोर्थ जनरेशन में जब हमारे पास फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया था, उसका नाम क्या था, इंटेल 4004, वो 4 बिट का था हमारे पास। बाकी टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे बने थे, या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग जो बने थे, एक तो हम बात कर लेते हैं टाइम शेयरिंग की, एक हम बात कर लेते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग की, है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग की। तो ये दोनों सिस्टम हमारे कब आए थे, वो हमारे थर्ड जनरेशन में आए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है, तो इनको भी क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो, अगर हम बात कर लेते हैं, ये होमवर्क तो आपका ही रहेगा, इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे सी लैंग्वेज कब आई थी हमारे पास, तो सी लैंग्वेज हमारी डेवलप हुई थी हमारे पास थर्ड जनरेशन में, है ना। मतलब 1972 डेनिस एमरिची के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। और इसी लैंग्वेज के थ्रू हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक बना है जिसको हम बोलते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था डी लैंग्वेज से, पर बाद में उसमें कुछ कमियां थी। उसकी कमियों को जो दूर किया गया था डेनिस एम रिची के द्वारा सी लैंग्वेज बना के। तो कैन थॉमसन थे जो उनके एक्चुअल में फाउंडर थे,
जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने देखा रहा बी लैंग्वेज में कुछ कमियाँ हैं, तो क्यों ना मैं शिफ्ट हो जाऊँ सी लैंग्वेज पे। तो उन्होंने क्या किया, सी लैंग्वेज का सहारा लिया। तो कई बार ये लिखा जाता है कि कैम थॉमसन के साथ जो साथ दिया था वो किसने दिया था, डेनिस रिच ने दिया था। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, एक तरीके से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। तो ऐसी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी होती हैं। देखो सारी चीज़ें बुक्स में आपको नहीं देखने को मिलेंगी, तो ये जितनी भी चीज़ें आप जो बच्चे रेगुलरली पढ़ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, उनका नॉलेज, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का तरीका, सब चीज़ें एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होंगी। और जैसे कई बच्चों के ऐसे कमेंट आता है कि सर आपने इसको लॉक कर दिया है ना, आपने जो प्लेलिस्ट वगैरह लॉक कर दी है। तो एक्चुअली में ये मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये मेरा ऑफिशियल नहीं है, ये बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ पर्सन्स हैं, उनके द्वारा ये चैनल को क्या किया, बनाया गया है। तो इंडिविजुअल का बोलना कभी मैटर नहीं करता, जब ग्रुप ऑफ पर्सन बोलता है तो वो चीज़ें ना चाहते हुए आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है ना। तो ऐसा नहीं है, देखो जो चीज़ें आप, कई बच्चे बोल रहे हैं कि साहब आपने मैक्सिमम लॉक कर दी, देखो मैक्सिमम आपकी ओपन है। जो लोग हैं वो उनके लिए लोग हैं जो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, और उनको पता है वो ज्वाइन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पता है क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है ना। एक तरीके से ऐसा नहीं कि बस आपकी मतलब क्वांटिटी दे जा रहा है, क्वांटिटी दिया जा रहा है, उसका कोई मोटिव नहीं है। क्वालिटी जहाँ पे मैटर करती है ना, तो वहाँ पे कुछ अमाउंट जैसे आप दोगे ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर जैसे बोला जाता है ना। तो वही है, क्योंकि यहाँ पे जो टीम मेंबर्स हैं उनका ये है कि सर थोड़ा बहुत, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो उनकी मेहनत लगती है, तो उनकी मेहनत के लिए चलो जो भी है ना, थोड़ा बहुत उनकी मेहनत के लिए मेंबर्स उन्होंने स्टार्ट किया है कि सर थोड़ा बहुत तो मतलब एक तरीके से उनको हो आगे, है ना, थोड़ा स्कोप तो देखिए। क्योंकि ना तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है कि बोल रहे हैं कि सर सब्सक्राइबर वगैरह हमारे नहीं बढ़ रहे हैं, है ना, आप इतने मतलब अच्छा कंटेंट दे रहे हो फिर भी कंटेंट की वैल्यू नहीं कर रहे हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें रहती है, इससे थोड़ा बहुत डिमोटिवेट भी लगता है, पर फिर लगता है कि नहीं, जो बच्चे एक्चुअली में पढ़ रहे हैं रेगुलरली, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें उनके लिए भी एफर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पर कई बार होता है कि जैसे बच्चे कुछ कमेंट कर देते हैं कि सर आपने भी पेड कर दिया, आप बोल रहे थे आप हमें फ्री में पढ़ाएंगे, ये करेंगे। तो आप कहीं पे भी देख लेना, किसी भी चैनल में देख लेना जाके, वहाँ पे आपको क्वांटिटी तो बहुत मिल जाएगी, तो जहाँ पे बात आती है क्वालिटी की, तो क्वालिटी वहाँ पे आपको देखने को बड़ी कम मिलेगी। सिंपल बोलने का मतलब है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर जो बच्चे पहले भी पढ़ चुके हैं हमारे पास, तो उनको पता है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, आपने नोट करनी है। बाकी देखो, एप्पल के जो सिस्टम थे, एप्पल के कंप्यूटर कहाँ से आए थे, एप्पल के फोर्थ जनरेशन से आ गए थे हमारे सिस्टम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी हमारा इंटरनेट था, इंटरनेट भी हमारा फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हुआ था, है ना। और फर्स्ट जो इंटरनेट था या फिर नेटवर्क था, फर्स्ट जो हमारे पास नेटवर्क था उसका नाम क्या था, आरफा नेट। देखो सारी चीज़ें मैं आपको रिलेट करके इसीलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपका जो कंप्यूटर का नज़रिया है वो एक टॉपिक तक ही सीमित ना रहे। अगर आपने सोचा कि मैंने सर कंप्यूटर का हार्डवेयर पढ़ा है, अच्छा हार्डवेयर पढ़ा है तो हार्डवेयर में तो नेटवर्क डिवाइस भी आते हैं, नेटवर्क डिवाइस आते हैं, अच्छा नेटवर्क डिवाइस काम क्या करता है, अच्छा वो काम करता है तो उसकी वर्किंग कैसे है, उसको हम डाटा कैसे यूज़ करते हैं, उसमें इनपुट कैसे आता है, आउटपुट कैसे जाता है। ऐसे करके मैं आपको सारी चीज़ें रिलेट करके पढ़ाता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है। तो अभी के लिए चलो आज हम इतना रखते हैं, ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क रहेगा। बाकी इसके अलावा कोई और डाउट आपके मन में, कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे नीचे काइंडली कमेंट करके पूछ सकते हो उसको। ये स्टूडेंट्स, थैंक यू।